तो जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए आज बिहार बोर्ड क्लास 10th का अर्थशास्त्र मतलब एसएसटी का एक बुक होता है अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर अर्थव्यवस्था तथा इसके विकास के इतिहास का पूरा भरने वाला, खाली जगह भरने वाला, ऑब्जेक्टिव प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, सारा का सारा इसी वीडियो में खत्म करेंगे। तो चैनल पर बने रहिएगा। अगर आपको पीडीएफ की जरूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, सर मुझे पीडीएफ चाहिए, भाई मुझे पीडीएफ चाहिए, दोस्त मुझे पीडीएफ चाहिए, तो मैं आप लोगों को क्या कर दूंगा, पीडीएफ शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो आइए इसी के साथ हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे, सही विकल्प चुने। देखिए, निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। निम्न को क्या प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाएगा? तो प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है कृषि क्षेत्रों। किसको कहा जाता है? कृषि क्षेत्रों कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब जहां पर मिश्रण है, तो ये होगा भारत। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत। ठीक है, अगला चलेंगे, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो याद रखिएगा 15 मार्च 1950 ईस्वी को। 15 मार्च 1950 ईस्वी को, जिसके प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, अगला देखिएगा, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वो कहलाता है, क्या कहलाता है वह देश? तो वो देश विकसित कहलाता है। यह क्या कहलाएगा? विकसित। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होगा वह देश विकसित कहलाएगा, और जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक नहीं होगा वो अविकसित कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पिछड़ा मतलब पीछे वाला राज्य कहा जाता है, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। आगे चलिए, अब आगे 2 नंबर में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। देखिए, रिक्त स्थान मतलब खाली जगह भरने वाला है, आपके किताब में है पहला चैप्टर में। तो देखिए, भारत अंग्रेजी शासन का देश था एक उपनिवेश। इसका राइट आंसर देखिए, यहाँ पर सारे का आंसर मैंने लिख दिया है व्हाइट कलर से। ठीक है, सबका। ठीक है, तो इसका पहला आंसर क्या होगा? उपनिवेश। उपनिवेश का मतलब होता है जब एक शक्तिशाली देश किसी दूसरे देश को क्या करता है? अपने अधीन, उसकी सारी समस्त अर्थव्यवस्था के सिस्टम पर कंट्रोल कर लेता है। मतलब सारा उसका कंट्रोल उसी का, मतलब इंग्लैंड वालों का भारत पर कंट्रोल था, इसलिए भारत को क्या कहता है? उपनिवेश कहा जाता है। ठीक है, अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया था? शोषण किया था। यहाँ के हर एक चीजों को इन्होंने क्या कर दिया? शोषण किया है। ठीक है, तीसरा है अर्थव्यवस्था की आजीविका की प्रणाली। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, प्रणाली है। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र डैश क्षेत्र कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। अगला है आर्थिक विकास आवश्यक रूप से क्या है? परिवर्तन की प्रक्रिया है। अगला है कि भारत में आर्थिक विकास का श्रेय देश को दिया जाता है, तो नियोजन को। नियोजन मतलब प्लानिंग, और प्लानिंग करिएगा तभी देश की तरक्की हो सकता है। आइए आगे देखेंगे, आर्थिक विकास की माप के लिए देश को सबसे अधिक सूचकांक माना जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा? प्रति व्यक्ति आय। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, 8 नंबर, साधनों के मामले में धनी होते हुए भी बिहार की स्थिति क्या है? दयनीय है। यहाँ पर साधन होते हुए भी स्थिति क्या हो जाती है? दयनीय अवस्था है, मतलब बहुत बिगड़ा हुआ अवस्था है, कमजोरी में अवस्था में। ठीक है, बिहार में देश की जीवन का आधार है, तो इसका क्या होगा? कृषि। मतलब बिहार टिका है तो खेती पर टिका है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है 10 नंबर, बिहार के विकास में देश का सबसे बड़ा बाधा है, तो बिहार में सबसे बड़ा तरक्की का सबसे बड़ा बाधा है तो बाढ़ है। जो कौन सी नदी लाती है? तो कोसी नदी लाती है। कोसी नदी के कारण बिहार पूरा तबाह रहता है, उसका उत्तरी क्षेत्र। ठीक है, तो इतना जान लिया। आइए अब इसके बाद हम लोग जानेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। अब हमारे सामने जो आ रहा है लघु उत्तरीय प्रश्न आ रहा है। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न, जिससे पहला प्रश्न है आपके सामने कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। पहला ही क्वेश्चन है आपके सामने, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा होता है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं क्या होती है? संपादित की जाती है, जैसे बैंकिंग, परिवहन, बीमा इत्यादि। ये सब क्या है? हमारे अर्थव्यवस्था के प्रकार में आते। देख लीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रिया संपादित है। अब आर्थिक क्रिया का मतलब याद रखिएगा, आर्थिक क्रिया का मतलब होता है जिनसे आपको आय मिले, पैसा मिले, इनकम मिले, वो आपका क्या कहलाता है? आर्थिक क्रिया कहलाता है। ठीक है, जैसे कृषि हो गया, उद्योग हो गया, व्यापार हो गया, बैंकिंग हो गया, संचार हो गया, परिवहन, बीमा और इत्यादि। इन सबसे आपको क्या मिलता है? इन सबसे करने से आपको अर्थव्यवस्था चलता है। जब हम अकेला करेंगे तो वो नहीं कहलाएगा। जब संगठन मिलकर कोई काम करता है, मतलब देखिए कृषि है तो खेती तो अकेला नहीं करेंगे, काफी लोग खेती करेंगे। बैंक है तो बैंक, उद्योग है तो कल कारखाने अकेला नहीं होगा, उसमें काफी लोग हैं। मतलब चला है, मतलब ग्रुप, मतलब चला, मतलब एक संगठन, एक टीम, एक तंत्र बना करके काम किया जाता है, तो वो कहलाता है क्या? अर्थव्यवस्था कहलाता है। ठीक है, अब अर्थव्यवस्था की एक दूसरा परिभाषा है कि अर्थव्यवस्था समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। मतलब समझ ले, आर्थिक क्रियाओं का जोड़ है। ठीक है,
एक और परिभाषा उसके अलावा अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली, मतलब अर्थव्यवस्था क्या है, आजीविका अर्जन के मतलब पैसा कमाने रोजगार कमाने के क्या है, जीवन चलाने का एक प्रणाली है, साधन है, माध्यम है। ठीक है, अब अर्थव्यवस्था का मतलब आप बैंक व्यापार करके, बिजनेस करके, संचार करके, परिवहन करके, बीमा करके, उद्योग करके, खेती करके आप अपना जीवन पानी चला सकते हैं। तो ये रहा अर्थव्यवस्था का, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो देखिए ये अर्थव्यवस्था की देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, तो देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्तियों के पास होता है। यह अर्थव्यवस्था पूंजीवाद और समाजवाद के बीच का रास्ता होता है, जैसे भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था। मतलब याद रखिएगा, ये जो पूंजीवाद सॉरी मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है ना, यहाँ पर जो भी चीज है, जहां पर उत्पादन की जितनी भी वस्तु है उस पर सरकार का भी हक रहे, उस पर हमारा भी हक रहे, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा भारत कहलाएगा। मान लीजिए रेलवे है, तो रेलवे पर सरकार का हक होता है, निजी है, लेकिन हम लोग का भी कहीं कहीं अपना हक होता है, जैसे खेती बाड़ी अपनों का है, जमीन का है, तो वहां पर हमारा हक होता है, मतलब सरकार का भी हक रहे, हमारा भी हक रहे, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा क्या, मिश्रित अर्थव्यवस्था, जहां पर सिर्फ सरकार का नहीं बल्कि सरकार का भी कुछ हक होता है, कुछ आम जनता का भी हक होता है। ठीक है, तो भारत एक ऐसा जगह जहां पर मिश्रित अर्थव्यवस्था पाया जाता है। इसके अलावा अगर ये नहीं लिखना चाहते तो एक दूसरा परिभाषा है कि वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर सरकार और निजी व्यक्ति दोनों का, निजी मतलब खुद का, स्वामित्व मतलब अधिकार, ठीक है, मालिक होता है, तो उससे अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे उदाहरण मान लीजिए आपका जमीन हो गया, खेत हो गया, तो खेत पर तो आपका अधिकार है ना, तो आपका प्रॉपर्टी हो गया। अब रोड पर तो आपका अधिकार नहीं है, पर्सनली रोड आपका नहीं है, तो सरकार का है। ठीक है, तो उस पर आपका भी हक है, वो सार्वजनिक है, और खेत आपका क्या है, निजी है। तो ये समझ लीजिएगा, मतलब जहां पर कहीं पर सरकार का भी हक होता है, कहीं पर अपना भी हक होता है, मतलब कहीं कहीं पर दोनों का हक होता है। ठीक है, तो ये चीज कहां मिलता है, भारत में ही मिलता है। उदाहरण के लिए देखा जाए तो भारत में पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण पाया जाता है। आप दोनों में से कोई भी आंसर लिख सकते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का, मिश्रित अर्थव्यवस्था का कोई भी होगा, इन दोनों में से कोई भी आंसर होगा, अर्थव्यवस्था का ही आंसर होगा। ठीक है, आगे चलेंगे हम इसके बाद। अब ध्यान दीजिएगा सतत विकास क्या है, इसके बाद जानेंगे कि सतत विकास क्या है हमारा। ठीक है, तो देखिए वैसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके और भावी पीढ़ी के विकास में ध्यान रखकर किया जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, सतत विकास कहते हैं। जैसे हम कोयला का उपयोग और वर्तमान समय में ज्यादातर कर देते हैं और भविष्य में इसका लाभ आने वाली पीढ़ी को नहीं मिल पाएगी, उसको भी लाभ मिल सके, इसके लिए हम सतत विकास का निर्माण हुआ। मतलब इसके लिए सतत मतलब ध्यान दीजिए, वैसा विकास जो टिकाऊ बना सकते, जारी रह सके और भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रख करके कार्य किया जाए, तो हमारा विकास क्या करेगा, सतत। जैसे आज पानी है, पानी का अगर ज्यादातर यूज कर देते हैं तो आने वाले भविष्य में पानी नहीं मिलेगा, तो ये सतत विकास इसी काम को सतत विकास करता है, बचाता है कि भविष्य में यही सतत विकास है। अगर मान लीजिए कोयला का ज्यादा यूज कर दे तो भविष्य में कोयला नजर आएगा, खत्म हो जाएगा। पेट्रोलियम का अगर आज ज्यादातर यूज कर देते तो आने वाले पीढ़ी को पेट्रोलियम नहीं मिल पाएगा। अगर आज ज्यादातर आप अगर पेड़ पौधों को काट के खत्म कर देते तो आने वाले समय में लोगों को उतना पेड़ पौधा नहीं मिलेंगे। अगर आने वाले समय में आप अगर आप आने वाले समय में आप पूरा क्या कहते हैं, पानी का पूरा बहुत यूज कर देते हैं, बहुत ज्यादा यूज कर देते हैं, तो बताइए आने वाले समय में आपको मिलेगा पानी, नहीं मिलेगा, पीने योग्य भी पानी नहीं रह जाएगा। तो इसी को यही कहा जाता है सतत विकास, मतलब कि जो जारी ऐसा काम किया जाए जो जारी रहे, टिकाऊ रहे और भविष्य को देख करके काम किया जाए। मतलब जो पानी है उसको सुरक्षित किया जाए, बचाया जाए कि ताकि वो भविष्य में काम करे। पेट्रोलियम उसको बचा दे, कोयला है उसको खर्च ना किया जाए, देख करके कि आने वाली पीढ़ी को भी जरूरत है। तो उस तरह का जो विकास किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सतत विकास कहा जाता है, देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर, आर्थिक नियोजन क्या है। आर्थिक नियोजन मतलब कि पैसा कमाने के लिए, देश को चलाने के लिए, कुछ करने के लिए, उसके लिए एक नियोजन प्लानिंग किया जाता है। ठीक है, तो देखिएगा राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। मतलब देखिए जितने भी देश की उत्पादित वस्तु है, मतलब देश के संसाधनों का जितना भी विभिन्न होता है, देश का जितना भी संसाधन है उनका विकास के काम में प्रयोग करना ही क्या कहलाता है, आर्थिक। जैसे भूमि पड़ी है, कहीं पर जमीन पड़ा है, तो उस भूमि का कहीं यूज कीजिए सही जगह पर। अगर उस भूमि का अगर सही जगह पर यूज करता है तो आपका वो क्या होगा, विकास के काम में आ गया, इसका मतलब वो आर्थिक नियोजन के काम में आ गया। अगर कहीं पर पानी कचरा पड़ रहा है, वो खराब हो रहा है पानी, तो उस पानी का यूज कीजिए कहीं पर रिफ्लेक्ट करके,
करेंगे तो काम आ सकता है। कहीं पर पेड़ है तो आप उस पेड़ का सही इस्तेमाल कीजिए। कहीं पर रोड अगर अच्छी नहीं है तो उस रोड का इस्तेमाल कीजिए। मतलब आपको कहने का मतलब मेरा ये है कि देश में वैसी वैसी चीजें जहां पर बेकार पड़ी है उन चीजों को इस्तेमाल कीजिए विकास के काम में, और जिन जिन चीजों का विकास के काम में उपयोग करते हैं वही आर्थिक नियोजन कहलाता है। मतलब देश देखता है कि इस जमीन का क्या हमारे फायदा हो सकता है, क्या यहां से रोड निकालेंगे तो हमारा देश का तरक्की होगा, तो वो रोड निकाल देता है। तो वही उसका हुआ आर्थिक नियोजन। मतलब प्लानिंग करता है कि अगर इसको काम करेंगे तो हमारे देश का क्या हो जाएगा, तरक्की होगा। अगर ये भूमि पड़ा पड़ा है यहाँ पर अगर हम फैक्ट्री डाल देते हैं तो काफी लोगों को फायदा होगा, इससे हमको फैक्ट्री डाल सकता है। तो ये क्या कर रहा है, उस भूमि का यूज कर रहा है, उस जमीन का प्रयोग कर रहा है, यूज कर रहा है, तो किसके लिए, देश की भलाई के लिए। ठीक है, पहाड़ पहाड़ देश का संसाधन है, तो पहाड़ों को यूज करके रोड बनाने में, कोई घर बनाने में, बहुत सारे गिट्टी जो आते हैं वो सब पहाड़ी है ना, तो ये सब कहीं ना कहीं इस्तेमाल होते हैं ना, तो ये सब पहाड़ों का भी इस्तेमाल हम लोग क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उपयोग कर रहे हैं। तो देश की तरक्की में ही ये काम कर रहा है। ठीक है, भारत में आर्थिक नियोजन का कार्य योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद दोनों मिलकर करते हैं। मतलब ये दोनों का दोनों मिलकर के कार्य करते हैं, और इसका गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था, जिसके प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है। ठीक है, इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आप सुनिएगा। मानव विकास रिपोर्ट यानी एसडीआर क्या है। देखिए, मानव विकास रिपोर्ट आपको बता दे, सबसे बड़ी बात आप शॉर्टकट में समझ लीजिए। जैसे हमारा देश हुआ और एगो नेपाल हो गया, समझ लीजिएगा, हमारा देश नेपाल देश। तो हम अपने देश की, हम ये पता करना चाहेंगे कि हमारा देश तरक्की कर रहा है कि उसका देश तरक्की है, कौन देश विकास हो चुका है, किस देश का भी विकास बाकी है, और कौन देश अभी विकास कर रहा है। मतलब कौन देश विकास कर चुका है, कौन देश अभी विकसित हो रहा है, और कौन अभी विकसित नहीं हुआ है। तो ये देश की तरक्की का पता लगाने के लिए कौन देश कितना आगे है किस देश से, तो तुलना करने के लिए हम मानव विकास रिपोर्ट तैयार करते हैं। उसके तहत हम क्या करते हैं कि अपने देश का, मान लीजिए अगर नेपाल के देश से तुलना करना है, तो उस नेपाल देश का, वहां के लोगों का शैक्षणिक योग्यता, फिर वहां के लोगों की स्वास्थ्य की स्थिति का रिपोर्ट, उसके बाद से वहां के प्रति व्यक्ति की आय, तीनों के आधार लेकर के, और फिर भारत के तीनों का आधार लेकर के कंपेयर किया जाता है कि किसका कहाँ का सही ढंग है। जहां पर अच्छा उचित अच्छा रिपोर्ट मिलेगा वो कहा जाएगा कि यहाँ का जो है ना मानव विकास रिपोर्ट अच्छा है, इसका मतलब वो देश अच्छा है, तरक्की कर रहा है। ठीक है, विकास कर रहा है। ठीक है, वही है मानव विकास रिपोर्ट के तहत हम यह जान सकते हैं कि कौन सा देश विकसित है और कौन अविकसित है, और कौन विकासशील कर रहा है। विकासशील का मतलब तरक्की कर रहा है, और विकास, यह रिपोर्ट विभिन्न देशों के शैक्षणिक योग्यता भी बताया था, लोगों के और स्वास्थ्य की स्थिति और प्रति व्यक्ति के आय के आधार पर तैयार होती है। और यह मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के द्वारा प्रकाशित की जाती है। याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा ये क्या होता है, मानव विकास रिपोर्ट जारी किया जाता है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लगता है, ये वीडियो अभी तक अच्छा लग रहा है, तो प्लीज लाइक भी कर सकते हैं, और अगर आपको पीडीएफ की जरूरत हो तो आप प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप कमेंट में कर सकते हैं कि कमेंट में कर दीजिएगा कि हमें ये चीज की जरूरत है। चलिए आगे नेक्स्ट, आधारिक संरचना पर प्रकाश डाले। आधारिक संरचना का मतलब ध्यान दीजिएगा, अगर आधारिक संरचना का मतलब समझ लीजिएगा, अगर हम गांव से हैं तो गांव की तरक्की करना है, अपने गांव की अगर तरक्की करना है तो गांव में स्कूल, कॉलेज, क्या बोलते हैं, बैंक, मतलब आपके क्षेत्र का अगर विकास करना है तो आप बैंक होना चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए, सड़क होना चाहिए, बिजली होना चाहिए, ये सारी सुविधाएं आपको मिलना चाहिए। अगर वो मिलता है तो वो जगह क्या हो जाएगा, तरक्की कर लेगा। ठीक है, तो जैसे अगर देश की अगर तरक्की करना है तो देश के अंदर सड़क अच्छा होना चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए, बढ़िया बढ़िया कॉलेज होना चाहिए, सब कुछ उपलब्ध होना चाहिए। इससे क्या होगा, देश तरक्की करेगा। ठीक है, तो आधारिक संरचना का मतलब उन सुविधाओं तथा सेवाओं से है जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होता है। मतलब देश की तरक्की को बढ़ाने के लिए, देश में इनकम को बढ़ाने के लिए वो विकास करते हैं। वो क्या होता है, जैसा कि अगर बिजली अच्छे ढंग से, मान लीजिए हर गांव में बिजली घूम जाए तो गांव विकास नहीं करेगा, जरूर विकास करेगा। अगर हर गांव में, हर इलाका में बैंक खुलने लगेगा तो इससे बिहार क्या करेगा, विकास करेगा। स्कूल खुल जाएगा तो इससे बहुत विकास करेगा, कॉलेज आ गया और विकास करेगा, अस्पताल आ जाएगा, इससे और विकास होगा। ठीक है, तो ये सब क्या है, यह सभी देश के आधारभूत ढांचा है। मगर अगर ये हमारे देश के अंदर रहते हैं, किसी राज्य के अंदर रहते हैं, किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट का क्या होगा, पूरा पूरा विकास होगा, तरक्की होगा। तो आधारिक संरचना का मतलब कि वो क्या, हम तरक्की करें, किसका विकास करेंगे तो हमारा देश तरक्की करेगा, हमारा राज्य तरक्की करेगा। तो अगर आपके आसपास अगर ये सब चीजें आ रही है तो समझिए कि वो सही हो रहा है, रोड बन रहे हैं, स्कूल आ रहा है, कॉलेज आते हैं, इसका मतलब धीरे धीरे आपका शहर, गांव तरक्की कर रहा है। ठीक है, बिजली की सुविधा आ रही है। तो ठीक है, जिस देश का आधारभूत ढांचा जितना अधिक होता है वह देश उतना ही विकसित करता है, जिस देश का आधारभूत ढांचा उतना अधिक होगा वह देश उतना ही तरक्की करता है। ठीक है, और जो जिस देश का भी आधारिक संरचना अच्छा नहीं होगा वो देश बिल्कुल भी तरक्की नहीं करने वाला है। ठीक है, आगे चलिए।
यहाँ से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है आपके, ठीक है। ये बहुत बहुत यहाँ पर 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जिनको हम बहुत जल्दी खत्म करेंगे। अगर आपको पीडीएफ की जरूरत है तो कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, इतना आप लोग के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए आइए, अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं और इन्हें कितने भागों में बांटा गया, मतलब अर्थव्यवस्था की संरचना को कितने भागों में बांटा गया है, देख लीजिए। अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब उन विभिन्न उत्पादन के क्षेत्रों से विभाजन से है। अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रिया संपादित की जाती है, जैसे कृषि वगैरह, बैंक। इन्हीं क्रियाओं के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 संरचना में बांटा गया। मान लीजिए, अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए हमको विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित होती है, मतलब पैसा कमाने के लिए लोग विभिन्न तरह का काम करते हैं। कोई बैंक में काम करता है, कोई खेती में काम करता है, कोई बीमा काम करता है, कोई सड़क के लिए काम करता है, मतलब हर एक तरह से काम लोग कर रहे हैं। यहाँ पर व्यापार करता है, बिजनेस करता है। तो ये सब लोग अकेला तो नहीं कर रहे हैं, इसमें ग्रुप है, बहुत लोग है। तो एक तंत्र, एक ढांचा बना हुआ है, एक दूसरे से हम जुड़े हुए हैं, ठीक है। जिस तरह से आहार श्रृंखला जुड़ा होता है भोजन के माध्यम से, उसी तरह से ये भी जुड़ा हुआ है हमारे लिए, ठीक है। तो इनसे क्या हो रहा है, ये हमारे तरक्की को, मतलब ये सब हमारे लिए पैसा कमाने का माध्यम बन रहे हैं। तो इन्हीं के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है। आइए एक और आदर्श परिभाषा, मतलब यहाँ तो 3 भागों में एक और अलग परिभाषा कि अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है और अर्थव्यवस्था को विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में बांटा गया है। इसे अर्थव्यवस्था की संरचना कहा जाता है। इसे 3 भागों में बांटा है। मान लीजिए कि जो क्रियाकलाप, जितना भी हम काम कर रहे हैं, जिससे हमको पैसा आ रहा है, हमारा समाज चल रहा है, उसको 3 कैटेगरी में बांट दिया गया कि आइए इसको आसानी से समझते हैं। या तो आप चाहे तो इतना लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, उसके बाद 3 वाला तो बाद में लिखना ही है। या तो इतना लिखिए, इतना लिखिए, उसके बाद कितने भागों में बांटा गया उस पर बात करेंगे। किसे कहते हैं, आप इतना इतना लिखिए चाहे इतना लिखिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे चलिए। देखिए, पहला है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीय क्षेत्र, तीसरा है तृतीय क्षेत्र। मतलब प्राथमिक 3 क्षेत्रों में बांटा गया अर्थव्यवस्था की संरचना को, ठीक है। इन्हीं तीनों क्षेत्रों में टोटल काम को बांट दिया गया है। तो पहला काम बहुत पुअर लेवल का होता है, बहुत ग्रामीण स्तर से जुड़ा होता है, जिसमें खेती आएगा। यानी देख लीजिए, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। यह ऑब्जेक्टिव में पूछा भी गया है कि किस क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है, तो प्राथमिक क्षेत्र को। और इसके अंतर्गत पशुपालन, खेती, मछली पालन, जंतुओं से भोजन प्राप्त करना, जंगलों से वस्तुओं को प्राप्त करना, जैसे व्यवसाय, इसमें छोटे मोटे व्यवसाय जिससे गुजारा चल सके, वैसा काम होता है। दूसरा है द्वितीय क्षेत्र। इस क्षेत्र के अंदर औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है इसे, ठीक है। इसे हम लोग औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। इसके अंतर्गत खनिज, निर्माण कार्य, जन उपयोगी वस्तुएं, सेवाएं, गैस सिलेंडर, बिजली, ये सब जो भी सुविधाएं मिल रही है, हमें औद्योगिक क्षेत्र यानी द्वितीय क्षेत्र में प्राप्त होता है, ठीक है। तृतीय क्षेत्र में ध्यान दीजिएगा कि तृतीय क्षेत्र से सेवा भी क्षेत्र कहा जाता है, इसे हम सेवा क्षेत्र कहते हैं। तृतीय क्षेत्र को कौन सा नाम दिया जाता है, दूसरा तो बोलिएगा सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो तृतीय क्षेत्र को कहा जाता है। इसके अंतर्गत बैंक एवं बीमा, परिवहन, संचार, व्यापार आदि के शामिल किया जाता है। ये क्रिया प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को सहायता प्रदान करते हैं। बताइए, बैंक खुलेगा तो खेती करने वाले लोग अपना पैसा नहीं जमा करेंगे, जरूर जमा करेंगे। क्या ये जो जंगल से पैसा कमा रहे हैं इसमें नहीं जमा करेंगे? परिवहन, क्या ये जो प्राथमिक क्षेत्र वाले रोड का यूज नहीं करते, गाड़ियों का यूज नहीं करते हैं? क्या इसमें काम करने वाले लोग अब गैस बिजली का यूज नहीं करते हैं? मतलब याद रखिएगा कि हर एक लोग इन तीनों से जुड़े हुए हैं, ठीक है। कहा जाए तो प्राथमिक और द्वितीय तीनों एक दूसरे से कनेक्ट रखते हैं, ठीक है। चलिए इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे देखिएगा, आर्थिक विकास क्या है, आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में अंतर बताएं। मतलब देखिए, यहाँ पे शॉर्टकट इतना ही आंसर है। आप देख रहे प्रोफेसर मेयर और बार्लिन के अनुसार आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। मतलब देखिए, एक समय के बाद उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। मतलब कि आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य, मतलब मकसद क्या है, मतलब ये आर्थिक विकास का मेन मुद्दा क्या है, ये है कि समस्त क्षेत्रों में, मतलब जो उत्पादन के जितने भी क्षेत्र है भारत में, वो सभी के सभी ऊंचे स्तर पर चल जाए। मतलब सभी अच्छे इनकम दे, सभी अच्छे से तरक्की, मतलब स्कूल है तो स्कूल अच्छे से हो जाए, बैंक है तो अच्छे से हो जाए, कल कारखाने है तो अच्छे हो जाए, और भी बहुत सारे रोड है तो वो सड़क सब अच्छे हो जाए। अब इसमें एक दूसरा क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में अंतर होता है। सुनिएगा, आर्थिक विकास एवं आर्थिक वृद्धि में कोई खास अंतर नहीं होता है, ठीक है। लेकिन कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इसमें कुछ अंतर होता है। अर्थशास्त्रियों ने इनमें अंतर बताते हुए कहा है कि आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के संबंध में किया जाता है, ठीक है, समझ लीजिएगा। और बोला जाए कि देखिए, और आर्थिक वृद्धि शब्द का प्रयोग विकसित अर्थव्यवस्था को संबंध में किया जाता है। देखिएगा, आर्थिक विकास, इसमें याद रखिएगा, जो आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग करते हैं ना, ये किसके लिए करते हैं, विकासशील के लिए करते हैं। किसके लिए, विकासशील। विकासशील, विकासशील का मतलब समझिएगा, देश अभी तरक्की कर रहा है, यहाँ की इकोनॉमिक्स, अभी बैंक बन रहे हैं, स्कूल बन रहे हैं, सब इन सब चीजें चल रही है, अभी तरक्की नहीं हुआ है। और आर्थिक वृद्धि का मतलब होता है कि वो विकसित हो चुका है। वो जहां का भी आर्थिक वृद्धि, अगर जहां के भी आर्थिक वृद्धि ठीक रहेगा, आर्थिक वृद्धि का मतलब है कि वो देश तरक्की कर चुका है, अब देश तरक्की कर चुका है, विकसित हो चुका है, ठीक है। इतना समझिए, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसका और 2 मात्र क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा।
अब ध्यान दीजिएगा कि आर्थिक विकास की माप कुछ सूचकांकों के द्वारा प्राप्त करें। ठीक है, देखिए कैसे आर्थिक विकास की माप निम्नलिखित सूचकांकों के द्वारा होती है। जैसे कि मान लीजिए अगर हमको दूध नापना है तो उसके लिए लीटर बनाया गया है, आलू मापना है तो उसके लिए वजन बनाया गया है। उसी तरह अगर देश का तरक्की मापना है कि हमारा देश तरक्की कर रहा है कि नहीं, कैसे तरक्की कर रहा है, तो तरक्की का मापने का जरिया है जिसके तरीके से हम पता कर सकते हैं हमारा देश कैसे तरक्की कर रहा है। मतलब पता करना चाहते हैं कि हमारा देश तरक्की कर रहा है, किसी और देश का तरक्की कर रहा है, तो उसके लिए क्या क्या चीज चाहिए, समझ है ना। किसी चीज को अगर जोखना होता है, वजन करना होता है, तो वजन की जरूरत पड़ती है ना। जब आपको बुखार लगता है तो थर्मामीटर की जरूरत पड़ती है जांच करने के लिए कि बुखार है कि नहीं। उसी तरह से यहाँ पर ये जांच करना कि आर्थिक विकास की माप, मतलब अगर जानना चाहते हैं कि हमारा देश तरक्की है कि नहीं, क्या है, विकास है कि नहीं, उसके कुछ सूचकांक बताए गए हैं। पहला नंबर है देखिए आर्थिक विकास। आर्थिक विकास मतलब किसी देश के एक वर्ष की अवधि में, मतलब एक वर्ष की अवधि में जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित होती है उसके मूल्य, उसकी मौद्रिक का क्या मूल्यों का योग क्या कहलाता है, राष्ट्रीय आय कहलाता है। ठीक है। दूसरा है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति मतलब हर एक व्यक्ति की आय क्या कहलाएगा, देश की। देखिए इसका डायरेक्ट मैं बता दूं कि राष्ट्रीय आय को क्या करते हैं, देश की कुल जनसंख्या से, मतलब देखिएगा यहाँ पर देश की राष्ट्रीय आय को, राष्ट्रीय आय मतलब देश की कुल जनसंख्या से जब हम भाग देते हैं तो जो आंसर आता है वो प्रति व्यक्ति की आय होता है। ठीक है, मतलब पर व्यक्ति की आय हमको इनकम पता करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, राष्ट्रीय आय ऊपर लिख देंगे, मतलब देश का जो भी राष्ट्रीय आय रहेगा वो लिख करके नीचे किससे भाग दे देंगे, उससे कुल जनसंख्या से, उससे क्या करेंगे, कुल जनसंख्या से हम क्या कर देंगे, भाग देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, प्रति व्यक्ति की आय निकल जाएगी। ठीक है, चलिए उसके बाद मानव विकास सूचकांक। इसमें विभिन्न विभिन्न के देशों की तुलना, बताया ना। मानव विकास रिपोर्ट या सूचकांक मतलब शैक्षणिक योग्यता, हेल्थ, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति के आय के आधार पर की जाती है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर उपभोक्ता मतलब इसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाली वय क्षमता में कमी को, वृद्धि को दर्शाता है। मतलब ये चीजें हैं जिनके द्वारा हम आर्थिक विकास के बारे में जान सकते हैं कि हमारा देश तरक्की है कि नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इन सब माध्यम से। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट। ये हम लोग का लास्ट प्रश्न है और बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं और आप भी चाहते हैं कि 2025 की तैयारी है तो हम बेहतर कर सके, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और रोजाना इस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, आइए बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के कारण क्या है और बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने का, मतलब बिहार पीछे हो रहा है इसका कारण क्या है और उस कारण को दूर करने का उपाय दोनों लिखना है। मतलब पहले कारण बताना है किससे पीछे गया है और उसके तरक्की का भी कारण बताना है। देखिए इसमें बिहार के पिछड़ेपन के बहुत प्रमुख कारण, मतलब ये मैंने लिख दिया, इससे आपको आप इतना भी लिख देंगे तो एग्जाम में आपको पूरा प्रॉपर नंबर मिल जाएगा। अगर आप नहीं लिखते हैं तो अपने मन से इसमें देखिए टॉपिक लिख लीजिएगा, इस पर बढ़ा चढ़ा के अपने से कुछ भी लिख लीजिएगा जो भी। और पहला है बढ़ती हुई जनसंख्या। बढ़ती हुई जनसंख्या मतलब आप सिर्फ टॉपिक याद करके जाना है आपको, इसका क्या कीजिएगा, टॉपिक याद करके जाइएगा, उसमें बना बना के आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा बढ़ती हुई जनसंख्या, पहला टॉपिक याद रखिएगा बढ़ती हुई जनसंख्या। और जब भी बढ़ती हुई जनसंख्या होगी तो इससे क्या होगा, बेरोजगारी उत्पन्न होगा, गरीबी उत्पन्न होगा। जब हमारे बिहार में ज्यादा से ज्यादा लोग बढ़ेंगे, एक घर में एक कमाने वाला हो जाए, 10-15 लोग खाने वाला जाएंगे, तो उस घर में तरक्की कहां से होगा, तरक्की नहीं ना हो सकता। तो ये चीज है। ठीक है, अब बोला कि आधारित संरचना का अभाव। आधारित संरचना का मतलब कि देश का मतलब अगर तरक्की चाहते हैं तो हमारा बिहार का तरक्की चाहते हैं तो उस बिहार के अंदर क्या होना चाहिए, बैंक होना चाहिए, स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा इत्यादि का अभाव है। यहाँ पर सब चीजों की कमी है, इसलिए अभाव की कमी कारण देखिए यहाँ पर सड़क अच्छे नहीं है, बिजली अच्छी नहीं है, सिंचाई अच्छा नहीं है, यातायात का साधन नहीं है। इन सब के कारण क्या हो रहा है, हमारा बिहार पीछे जा रहा है। कृषि पर निर्भरता, यहाँ के लोग जो है ना खेती पर सबसे ज्यादा निर्भर होते हैं, लेकिन यहाँ पर खेती नहीं हो पा रही है, जिसके कारण बिहार और ज्यादा पीछे चल पा रहा है। यहाँ पर उन्नत किस्म के उनको बीज नहीं मिल पाते हैं, वैज्ञानिक तरीके से खेती नहीं कर पाते, उनको नए नए टेक्निकल दिमाग कोई देने वाला नहीं है। इससे क्या हो रहा है, बिहार की जो हालात है कृषि की वो डाउन हो रही है, जिससे लोगों की हालात बहुत कमजोर हो रही है। ठीक है, आइए आगे जानेंगे। बाढ़ तथा सूखा से क्षति, सूखा होगा यहाँ पर सूखा। ठीक है, देखिए उत्तर में क्या होता है, बिहार के उत्तर में नेपाल से जो सटा हुआ क्षेत्र है बिहार का, वहां से जो एक नदी आती है जिसको कोसी नदी कहा जाता है, कोसी नदी जो है ना बाढ़ लाती है, बिहार का शोक नदी कहा जाता है। ये जब नदी आती है तो जान मान की क्षति होती है, लोगों को नुकसान पहुंचाती है, सालों साल भर रहती है, तकलीफ होता है उन लोगों को, खेती नहीं कर पाते, बहुत सारे तकलीफ होता है। देखिए बिहार के उत्तरी क्षेत्र में ज्यादातर बाढ़ आता है और दक्षिण क्षेत्रों में क्या होता है, सूखा होने की स्थिति उत्पन्न होती है। देखिए उत्तर में तो आपको बाढ़ ज्यादा मिलेगा और नीचे आइएगा तो आपको सूखा मिलेगा, पानी की कमी, ऊपर पानी है, पानी नीचे पानी की कमी। तो बताइए यहाँ पर बहुत कमी हो रही है। इन सब चीजों के कारण भी क्या हो रहा है, बिहार तरक्की नहीं कर पाता है। कहां से करेगा, लोग बाढ़ आएगा, खेती करेंगे, दह जाएगा, सालों साल भर खेती नहीं करेंगे तो कहां से तरक्की करेंगे, घर द्वार दह जाएगा, घर बनाने में ही उनका जिंदगी खत्म हो जाएगा। ठीक है, औद्योगिकरण का अभाव। औद्योगिकरण का अभाव मतलब समझिए कल कारखानों का अभाव। जब बिहार से झारखंड अलग हुआ तो झारखंड वालों को इन्होंने बिहार में सब कुछ दे दिया,
फैक्ट्री वैक्ट्री सब दे दिया, अपने का रखा, खाली खेती करने के लिए जमीन। उसी के चक्कर में क्या हो, बड़े बड़े जो खनिज उद्योग थे सारे चल गए झारखंड में, बिहार में क्या रह गया, छोटा छोटा केवल उद्योग बच गए। इससे वो भी क्या हो गए, कुछ समय के बाद बंद हो चुके थे। तो इससे क्या हो गया है, ये बिहार तरक्की करेगा, नहीं कर रहा है। बिहार में गरीबी, अब गरीबी का बढ़ाई कर को बढ़ता जा रहा है। अगर एक घर में बहुत ज्यादा गरीब है तो गरीबी भी गरीबी चढ़ती जा रही है, ठीक है। गरीबी भी इंसान को मार डालती है, ठीक है। यहाँ बिहार में ज्यादा ही गरीबी है। खराब विधि व्यवस्था और कुशल प्रशासन व्यवस्था, दोनों को एक साथ में बोलूं तो देख लीजिए आप, यहाँ पर देख लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। मैं बात करूं दोनों की, तो खराब विधि व्यवस्था, खराब शासन व्यवस्था का मतलब कि यहाँ के जो नेतागण हैं वो लोग अचार अच्छे हो जाए। यहाँ की शासन व्यवस्था जो बहुत बेकार हो चुकी है, यहाँ के नेता लोगों में अच्छी भलाई नहीं करने की, भ्रष्टाचार हो चुके हैं। पुलिस प्रशासन जो है एकदम भ्रष्टाचार करती है, लोगों को हित में काम नहीं करती है, घुसखोरी करती है, पैसा खाती है। तो ये सारे का सारे क्या है, इसी के कारण बिहार तरक्की नहीं। अगर आप कहीं पे पकड़ाते हैं तो उसका पैसा देकर बच जाते हैं। क्राइम हो रहा है, गुंडागर्दी हो रहा है, रेप हो रहा है, मतलब हर एक चाकू से किसी को मार देना, बमबारी, हर तरह के दंगे फसाद हो रहे हैं। तो ये सब बिहार से क्या तरक्की हो रहा है, और नेता लोग इसमें और ज्यादा फायदा उठाते हैं, और नेता लोग के ही कारण ये बिगड़ रहा है। चलिए लास्ट इसका फाइनली हम समझेंगे इसका उपाय, कि बिहार के पिछड़ापन को दूर करने का क्या उपाय है, ठीक है। यहाँ पर आठों का आठों उपाय है। चलिए सबसे पहले जनसंख्या पर नियंत्रण। अगर आप अपने समाज के अंदर, बिहार में रहने वाले लोग अपने आसपास के लोगों को शिक्षित करेंगे कि आप अपने घर की जनसंख्या ना बढ़ाएं, अपने आय के हिसाब से अपनी जनसंख्या बढ़ाएं, जितना आय है उसी के हिसाब से बढ़ाएं। मतलब हम दो हमारे दो, यानी कहने का मतलब अपने घर की स्थिति देखें कि मेरे घर में इतने लोग अगर आ जाते हैं तो मैं कैप्चर कर सकता हूँ, काम आय हो सकती है, इनका लालन पालन हो सकता है, तो उतने लोग को ही जन्म दे। ये ना कि बहुत ज्यादा लोग को आप जन्म दे दे, जिससे एक घर में वो कमाने वाला 10 को खाने वाला, तो घर का तरक्की नहीं हो पाएगा, वो गरीबी में रह जाएगा। कृषि पर भी तेजी से विकास। अगर आप बिहार की तरक्की चाहते हैं तो कृषि पर भी फोकस करें। खेती के लिए अच्छे अच्छे उन्नत बीज दें, सिंचाई की व्यवस्था कराएं, लोगों को नए नए तरीके से खेती करने का उपाय बताएं, वैज्ञानिक तरीके के उपाय बताएं, लोगों को शिक्षित करें, उनके लिए खाद बीज ये सब मशीनें वशीनें सब उपलब्ध करवाएं, ठीक है। अब क्या हो रहा है, बिहार बाढ़ पर नियंत्रण। अगर बिहार सरकार चाहती है कि बिहार का तरक्की हो तो बिहार पर सबसे पहले बांध बनाना पड़ेगा, बांध तैयार करनी पड़ेगी। अगर बांध तैयार होगा तो बाढ़ नहीं आएगी, और जहां पर सूखा आ रहा है वहां पर उसको पानी की सुविधाएं करवाए, ठीक है। अगला है कि आधारिक संरचना का विकास। अगर आप चाहते हैं कि बिहार का तरक्की हो तो स्कूल, हॉस्पिटल, बस, ये सब जितने भी ग्रामीण स्तर में जितने भी हो सकते हैं काम, वो सारे काम को शुरू करें। बेहतर से बेहतर रोड, सड़क सब कुछ बनाए, ठीक है। इससे बिहार का तरक्की होगा। उद्योगों का विकास। बिहार में बंद पड़े उद्योगों को खोलना पड़ेगा और उद्योगों भी लगाना पड़ेगा। अगर बिहार का तरक्की चाहते हैं तो बिहार में जितने भी कल कारखाने बंद है उनको बंद कीजिए और नए नए कल कारखाने खोलिए। बिहार के जो नेतागण है वो कल कारखाने खोलने नहीं दे रहे हैं। आप सभी को पता है कि बिहार के जो नेतागण है वो कल कारखाने नहीं खोले, कहां से खोलने देंगे। जब बाहर से लोग कोई आएगा तो आप टैक्स मांगिएगा, पैसा मांगिएगा, ये सब मांगेगा, तो इससे कहां से घुसखोरी न हो रहा है, तो कहां से बिजनेसमैन यहाँ पर बिजनेस करेगा। गरीबी को दूर करना, बिहार में गरीबी को दूर करने के लिए लोगों को रोजगार देना जरूरी है। और देख लीजिए बिहार में अभी रेलवे को लेकर के कितना रोजगार होगा कि 5 साल में सरकार आती है तो 5 साल में नौकरी आती है। आप समझ सकते हैं रोजगार देने वाला सबसे बड़ा साधन था, लेकिन अब सबसे छोटा साधन बन रहा है रेलवे, और रेलवे में सबसे ज्यादा जॉब मिलती थी। आप समझ सकते हैं। तो देखिए रोजगार, यहाँ के लोग अगर एक घर में कम है और ढेर लोग हो जाते हैं तो रोजगार कहां से कमाने वाले लोग कहां रहेंगे। जब काम धंधा नहीं मिलेगा तो गरीबी ना आएगी, तो बिहार तरक्की कहां से करेगा। बिहार की तरक्की का मतलब हर एक घर से एक आदमी तरक्की करेगा। अगर हर एक घर का अच्छा इनकम होगा तो देश क्या हो जाएगा, बिहार अपने आप तरक्की कर लेगा, ठीक है। शांति व्यवस्था की स्थापना। बिहार में शांति का माहौल अपनाना पड़ेगा। बिहार में शांति का माहौल मतलब कि नेता लोग को ये सोचना होगा, समझना होगा कि हम भ्रष्टाचार खत्म कर दे, राजनीति को सही ढंग से चलाए, ईमानदारी से चलाए, पुलिस प्रशासन अपने पुलिस प्रशासन को सही ढंग से चलाए, कभी भी गैर कानूनी काम ना करे, किसी से घुसखोरी ना करे। अगर मेरे पास कोई केस आता है तो उसका पैसा ना लूं, फ्री ऑफ कॉस्ट करूं। मैं किसी का सुनवाई है तो 2 लोगों को भी साझा ना करवाऊं, उससे पैसा खाऊं तो दूसरे का काम ना करूं। मतलब हर तरह से काम करना है। देख लीजिए पुलिस, अगर आप 2 घर में लड़ाई होता है तो पुलिस आएगा, एक का पैसा खाएगा तो दूसरे की तरफ बहेगा, दूसरे का पैसा खाएगा तो उसकी तरफ है। मतलब पैसा लेकर के काम कर रहे हैं। नेता को देख लीजिए, क्या नेता के पास, किसी नेता के पास इतना पैसा होता है कि वो देश को चला ले। उसके पास सरकारी पैसा नहीं है, वो सरकार का पैसा है। उसके पास लोगों का ही पैसा है जिससे लोगों में ही बांटना होता है, लोगों का काम करना होता है। लेकिन अपना जेब, अपना पेट, अपना सब कुछ भरने के लिए पैसा दबा लेते हैं, रख लेते हैं। सोचिए एक मुखिया के पास उतना पैसा कहां से आ जाता है, एक सरपंच के पास कहां से, बीडीसी के पास कहां से जाएगा, जिला परिषद के पास कहां से जाएगा। वो उनका तो तनख्वाह बहुत कम होता है, उनका तनख्वाह इतना कम है। वो देश के नौकर है, देश के सेवा करने वाले लोग हैं। लेकिन देश की तरक्की को खोखला करने का काम ये सबसे बड़ा करेगा देश के नेता और पुलिस प्रशासन। अब बिहार के मतलब बात करें, बिहार का पुलिस प्रशासन और नेता अगर ठीक हो जाते हैं तो देश बिहार अपने आप तरक्की कर लेगा। क्योंकि बिहार में अगर नेता सही हो जाएंगे, ईमानदार हो जाएंगे, तो अपने आप बिहार में जितनी भी आवश्यकता है
हॉस्पिटल खुल जाएगी, रोड बन जाएंगे। जो नहीं होगा वो सरकार से डिमांड करेगा ना, ऊपर से नेता लोग चढ़ेंगे ना कि मेरे बिहार में ये होना चाहिए, आप बिहार में लाइए। तो जब नेता का मतलब क्या होता है कि आपने उनको उठा करके चुना, वो आपकी आवाजों को जब उससे नहीं होगा तो वो दूर तक लेकर जाए आवाज को, और आपकी आवाजों को पूरा कराए, समझे ना। तो इस तरह से बिहार के तरफ बहुत कुछ लिख सकते हैं। अभी तो बोलने के लिए मैं बहुत कुछ बोल दूंगा, इतना भी बिहार के बारे में बोला जाए बहुत। आप भी जानते हैं कि बिहार के तरक्की के पीछे किन किन के हाथ है, और बहुत कुछ बोलते हैं भैया दादा सब कुछ करेगा नेता के रूप में। तो याद रखिएगा नेता, ये बहुत बहुत ज्यादा आप देख सकते हैं, इससे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये सारा चीजें भी बहुत कुछ है इस पर, आप टॉपिक बस लीजिए, ये टॉपिक लिखिए और इस पर बढ़ा चढ़ा के एग्जाम में लिखिएगा आप लोग, नहीं तो इतना भी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और एक लाइक कमेंट करके आप बता सकते हैं कि सर आपने जो वीडियो बनाया था बहुत अच्छा है, कैसा है, आप कमेंट कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलते हैं इसी तरह से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।